मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने बच्चों 28 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए थे। हम हरियाणा पुलिस के लिए 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आए हुए हैं, जिसका पार्ट 2 आज हम अध्ययन करेंगे। 29 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है 29 का, वो है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन नाम के व्यक्ति हैं। अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत में हरित क्रांति गेहूँ के मामले में सबसे ज़्यादा आई, गेहूँ और चावल के मामले में, और पंजाब व हरियाणा में सबसे ज़्यादा आई। और ये हरित क्रांति लगभग 1966-67 के टाइम पे आई थी हमारे भारत के अंदर। लेकिन विश्व के स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग नाम का व्यक्ति था। इससे पहले अगर हम बेस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा 1962 के टाइम पे भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, और उस समय भारत के रक्षा मंत्री जो होते थे वो थे VK कृष्ण मेनन। रक्षा मंत्री कौन होते थे? VK कृष्ण मेनन। उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1965 में देश में अकाल पड़ गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय नारा दिया था जय जवान जय किसान का। लेकिन जय विज्ञान जो आगे जोड़ा था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया था। तो उस समय देश के ऊपर इतना अकाल पड़ गया था, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को हार्डवर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इन्होंने खुद ने भी बलद और हल जो थे उसका प्रयोग किया था, और खुद ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। तब जनता ने जब देखा कि हमारा प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी करें, तब लोगों ने भरपूर साथ दिया था। और उस समय इसकी वजह से देश के अंदर हरित क्रांति आ गई थी। गेहूं के मामले में खासकर आई थी ये। लेकिन एक होती बच्चों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का दूसरा नाम होता दुग्ध क्रांति, और दुग्ध क्रांति भारत के अंदर 1970 में आई थी। और दुग्ध क्रांति का भारत में जो जनक था वो वर्गीज कुरियन नाम का व्यक्ति था। 1970 से सही एक साल पहले की बात करता हूँ मैं, 1969 हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का भी गठन हुआ था, जो भिवानी के अंदर है। लेकिन उस समय ये चंडीगढ़ में होता था। इनको भिवानी लाया गया था 1981 में। लेकिन 1969 में ही 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। 1969 के अंदर 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद बचे हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इसको मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। अगर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब मौसम साफ है। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब बारिश की संभावना है। और अगर एकदम तेजी से गिरावट आती है तो इसका मतलब तूफान आने का संकेत है। तूफान चक्रवात जो आते हैं वो समुद्र के अंदर जब निम्न वायु दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है तो चक्रवात आते हैं। और प्रति चक्रवात कब आते हैं? जब समुद्र के अंदर जो है उच्च वायु दाब क्रिएट हो जाता है, तब आते हैं प्रति चक्रवात। कुछ चक्रवातों के नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे वैली नाम का चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है। टाइफून नाम का चक्रवात चाइना के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता? मीथेन पाया जाता। गोबर गैस के अंदर सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता, CH4। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, एक क्वेश्चन और आ जाता है LPG सिलेंडर और एक CNG सिलेंडर। LPG जो सिलेंडर होते हैं और जो CNG होती है उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। उसे नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा बच्चों। किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21। ये दोनों मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय आपातकाल 352 के टाइम पे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है।
मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है बच्चों मौलिक अधिकारों के लिए। 5 प्रकार की रिटों की बात करूं तो मैं एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक परमादेश होता है, एक अधिकार परीक्षा लेख होता है, एक उत्प्रेषण होता है और एक प्रतिषेध लेख होता है। महिला कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था किस रिट का मतलब, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों इस रिट का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 22 के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे 3 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला मौलिक अधिकार होता है उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता वो कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। और तीसरा होता है उसे अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 20 और 21 दोनों मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 20 में जो है वो 3 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ यहीं पे। पहला होता है कि जब कोई व्यक्ति अब जब अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए एक बार सज़ा का प्रावधान है। दूसरा, जिस समय जो अपराध किया गया है उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगी। तीसरा जो होता है वो होता है बच्चों उसको खुद के खिलाफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत की? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन 35 हो चुका हमारा। उसके बाद प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष है प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। वैसे एक पारसेक भी होता है जो दूरी का ही मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है और पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है। ध्वनि का मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है। ध्वनि की जो इंटेंसिटी है या तीव्रता, हम कह सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, लेकिन आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है बच्चों? हर्ट्ज में। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियाँ असरव कहलाती है 20 हर्ट्ज से नीचे की, और 20,000 से ऊपर की प्रासरव तरंगे कहलाती है, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की सरव ध्वनियाँ कहलाती है, और हम सरव ध्वनियाँ ही सुनते हैं। डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर प्रकाश की समता का मात्रक होता है डायोप्टर। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा पूछ लिया जाए तो सूर्य है, और अगर सूर्य ना दे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी ऑप्शन में देगा, और अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी नहीं देगा तो अल्फा सेंचुरी देगा आपको, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो होता है वो अल्फा सेंचुरी का एक पार्ट होता है। और सूर्य भी एक तारा ही है। तारे वो होते हैं जिसका खुद का प्रकाश होता है। सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है। सूर्य में समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जबकि हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है, लेकिन परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, और नाभिकीय विखंडन में भी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन थे, प्रोटॉन के रदरफोर्ड थे, और न्यूट्रॉन के चैडविक थे, और जो न्यूक्लियस होता है उसके खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती है। एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है सबमैक्सिलरी, और एक होती है पैराटॉइड ग्रंथि। सबसे बड़ी
लार ग्रंथि आप लोगों से पूछ रही जाए तो पैराटोइड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की बताई मैंने? 3 प्रकार की बताई है। उनमें तीनों में सबसे बड़ी पैराटोइड होती है और इस पैराटोइड ग्रंथि का काम हमारे मुंह में थूक बनाने का होता है। और यही पैराटोइड ग्रंथि सांप के मुंह के अंदर लेबियल ग्रंथि के नाम से जानी जाती है और सांप के मुंह में जहर बनाने का काम इसी पैराटोइड या लेबियल ग्रंथि का होता है। तो जो लार ग्रंथि है उसमें से लार निकलती है सलाइवा, और सलाइवा में से 2 एंजाइम निकलते हैं। एक तो टाइलिन एंजाइम निकलता है और एक निकलता है लाइसोसाइम। ये जो टाइलिन नाम का एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च का, और स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड स्टार्च, काइटिन और सेल्यूलोज होते हैं। तो जो चावल होता है उसमें स्टार्च होता है। जब हम स्टार्टिंग में जो भोजन खाते हैं वो स्टार्च ही खाते हैं, उसको आखिरी में हमें ग्लूकोज में बदलना होता है। तो लार में से जो टाइलिन नाम का एंजाइम निकलता है वो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, जबकि लाइसोसाइम नाम का जो एंजाइम होता है वो हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सी ग्रंथि ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किस विषय से संबंधित है। तो शिक्षा संवर्ती सूची से संबंधित है। 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, आज 100 विषय हैं। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, आज 61 विषय हैं। मूल संविधान में संवर्ती सूची में 47 विषय थे, आज 52 विषय है। संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है। जबकि संवर्ती सूची के ऊपर दोनों सरकार कानून बनाती है, लेकिन अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो केंद्र सरकार की बात माननी पड़ती है। एक क्वेश्चन और आता है, इनसे हटकर अवशिष्ट शक्तियाँ होती है और अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का होता है। तो ये जो शिक्षा है ये इससे पहले राज्य सूची का विषय होता था, लेकिन इसको राज्य सूची से निकाल कर संवर्ती सूची में डाल दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य को भाग 5 क के तहत जोड़ा गया है और इसके बारे में अनुच्छेद 51 क में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या पहले 10 होती थी, लेकिन अब 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा है। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। मौलिक कर्तव्य जो है वो सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रीय भवन, सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति भवन जो है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, एडविन लुटियंस के द्वारा। नॉर्थ ब्लॉक के अंदर राष्ट्रपति भवन पड़ता है दिल्ली के अंदर, और राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था बच्चों, एडविन लुटियन के द्वारा। संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति। देखो बच्चों, संसद के 3 प्रकार के सत्र होते हैं, आप लोगों को अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है भैया। संसद के दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों को बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों को बुलाता, लोकसभा को भी और राज्यसभा का इकट्ठा अधिवेशन बुलाता है। और ये कब बुलाया जाता है, जब किसी भी कानून के ऊपर किसी भी प्रकार का गतिरोध पैदा हो जाता है, तब ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, जब ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तब इसके ऊपर जो वोटिंग होती है वो साधारण बहुमत के द्वारा होती है। साधारण बहुमत होता है बच्चों आधे से एक ज़्यादा वोट जिसको बोलते हैं। एक होता विशेष बहुमत, उसमें 2/3 से ज़्यादा होते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 108 के तहत है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है संयुक्त अधिवेशन की। अब तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया जा चुका है।
पहली बार बुलाया गया था 1961 दहेज विरोधी कानून के ऊपर। ठीक है भैया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? बता दिया था 352 के आपातकाल के अनुच्छेद 352 के तहत। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। 356 के तहत होता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत होता है वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 2 महीने होती है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। डॉट्स का इलाज और राष्ट्रीय आपातकाल 352 अब तक 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1975 में जब लगा था, इस प्रकार के आपातकाल को आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल बोला गया है। डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? टीबी के लिए किया जाता है डॉट्स का। ठीक है भैया। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। सर्द ऋतु स्टार्ट हो जाती है और गर्मी ऋतु अब जा चुकी होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर उस दिन सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। और उससे के 1 साल के बाद 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा के ऊपर कानून लाया गया 1829 के टाइम पे। और 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल नाम इनका क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। तो आज की क्लास के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन 2 दिन में हो चुके हैं। और जैसे ही ये हमारे पास 1 महीना हमारा एग्ज़ाम का रहता है, तो सोच के देखो 30 दिन होते हैं, और 30 गुणा में 50 करके देखोगे तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट? 1500 क्वेश्चन। ठीक है। अच्छे तरीके से मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक दुआओं में याद रखें।